lesson 2 was complete. And is there any problem? Ready, all of you? लेसन 3 में कोई प्रॉब्लम है या मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूं? Okay, then let us start the question answers. Understanding the text, page number 28. Open your book on page number 28 of your book Hornbill. Question number 1 is, give reasons for the following. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Just a minute. So the answer is, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because right from the time of the discovery of his tomb in 1922, the modern world has been curious to find out what happened to him. तो इसीलिए बार बार उसकी जांच की जा रही थी, that how he died, and it was suspected that he had been murdered. Is that clear? Number 2 is, Howard Carter's investigation was resented. Howard Carter's investigation was resented. According to Doubtnut, Howard Carter, S., the British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922. So, उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसको सहमति मिल गई थी, बिकॉज एक तो उसको सारा गोल्ड जो था उसमें से एक्सट्रैक्ट करना था, एंड देन ये माना गया था कि उसको
मर्डर किया है या उसकी एज कितनी है, तो दैट इज वाई इट वाज Carter was given the permission to investigate the body. Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. तो जो रेजिन्स हैं, जो भी डेड बॉडी के ऊपर जो भी राइचुअल्स के रूप में जो भी रखा गया था उसमें, तो वो सब हार्ड हो गया था ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक वो वहां था, इट वॉज बरीड विद द बॉडी, तो वो सारा मैटर सीमेंट की तरह हार्ड हो गया था। एंड दैट इज वाई उसको तोड़ करके, जैसे पत्थर को काट के निकाला जाता है, इन दैट वे इट वॉज टू बी चिजल्ड अवे। Tut's body was buried along with gilded treasures. तो उस वक्त ये माना जाता था, जो रॉयल्स होते थे वो बहुत ज्यादा रिच होते थे, और ये माना जाता था कि दे कैन टेक अवे विद देम देयर रिचेस, देयर प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति है, गोल्ड है, वो सब वो अपने साथ ले जा सकते हैं। एंड दैट इज वाई, जो कि उनके आफ्टर लाइफ यानी कि डेथ के बाद जो भी लाइफ होती है उसमें उसके काम आएगा। एंड दैट इज व्हाई ही वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। गिल्डेड मींस गोल्ड। द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखामेन टू टूटनखामन। तो पहले जो उसके एंसेस्टर थे, एखन एटन, उसने एटन को वहां का मेजर गॉड बना दिया था, और जबकि वहां पर एमन जो मेजर गॉड है उसकी पूजा होती थी, और इसने चेंज करके एटन यानी कि सन गॉड को वहां प्रमोट किया था। लेकिन जब किंग टुट ने अपनी राजगद्दी संभाली, व्हेन ही टुक टू द थ्रोन, तो ही अगेन प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एमन, और इसलिए उसका नाम, खुद का नाम बदल करके उसने तूतन हेतन से बदल करके तूतनखामन रख लिया। List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. तो Akhenaten ने जो काम किए थे, सबसे पहला काम उसने किया कि उसने जो एमन की वर्शिप चली आ रही थी इतने दिनों से, उसको हटा करके एटन को प्रमोट किया, एंड ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन व्हिच इज द सन गॉड। दूसरा काम उसने ये किया कि जो थीब्स रिलीजियस ओल्ड सिटी थी, जो कैपिटल थी, थीब्स, उसको चेंज करके न्यू सिटी को वहां प्रमोट किया। एखनटेटन को वहां की रिलीजियस कैपिटल बना दिया गया। एंड थर्ड थिंग व्हिच ही डिड वाज he smashed the images of Ammon and closed his temples. मंदिर उसने सारे बंद करवा दिए और उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। That is why he said that Akhenaten went a little wacky. What were the results of the CT scan? CT scan के रिजल्ट ये थे कि nothing went wrong with this King Tut. सब कुछ ठीक ठाक था और कुछ भी प्रॉब्लम उसके साथ नहीं थी। List the advances in technology that have improved forensic analysis. तो काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सबसे पहले तो एक्सरे था, एक्सरे से ज्यादा पावरफुल सीटी स्कैन हुआ जिसमें 3D इमेज बन जाती है पूरी, और इवन जो बॉडी है उसका हम एक्चुअल फिगर निकाल सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस forensic analysis is possible. Explain the statement, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. King Tut was a popular king and he got fame and glory in his lifetime.
तब भी वो उनका रूलर था इजिप्ट का, when he was alive, और डेथ के बाद भी he was the first mummy, his was the first mummy to be scanned. तो इसलिए तब भी वो उनसे आगे ही था. Is it clear? Now in the notebook you have to do this understanding the text, and talking about the text we just discuss. Scientific intervention is necessary to unearth buried mysteries. तो साइंटिफिक इन्वेंशन जरूरी है उन रहस्यों को खोजने के लिए, बिकॉज देर आर मेनी एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन साइंस, जैसे कि सीटी स्कैन है, जो फोरेंसिक लैब्स हैं, उन सब की वजह से हम जो जो कुछ पास्ट में हो चुका है उन रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं. जैसे कि किंग टूट की डेथ के बारे में सस्पेक्ट किया जा रहा था कि मे बी ही हैज बीन मर्डर्ड, लेकिन सीटी स्कैन से उसका सारा जो रहस्य था वो खुल गया. एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स. तो पास्ट इवेंट्स की घटनाओं के बारे में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी बताती है. एंड द सेम एग्जांपल इज देयर. Traditions, rituals and funerary practices must be respected, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ परंपरागत चली आ रही हैं. जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, वो जरूरी होते हैं ताकि सब कुछ सिस्टमैटिक चलता रहे. एंड funerary practices are also necessary, as one must honor and pay respect to the dead person, so that we may rest in peace. Number 4 is knowledge about the past is useful to complete our knowledge of the world we live in. तो पास्ट की नॉलेज जरूरी है, यानी कि हिस्ट्री को जानना जरूरी है अगर हमें अपनी नॉलेज को कंप्लीट करना है, क्योंकि जितने वेरिएशंस आए हैं, जितने चेंजेस आए हैं, उनके बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हम पास्ट की स्टडी करेंगे. अगर हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि पहले क्या हुआ था और किस तरह से लोग रहते थे, क्या एटमॉस्फेयर होता था, क्या एनवायरनमेंट होता था, व्हाट वर द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स फॉलोड इन द पास्ट, then only we can compare them और क्या एडवांसमेंट हुआ है, कितने नई डिस्कवरीज हुए हैं, उसके बारे में भी हम तभी जान सकते हैं जब हमें पास्ट के बारे में मालूम हो. Is it clear? Now in the notebook you have to do only understanding the text. Is it clear? Anything you want to ask? Yes. निशा 1 और 2 में जितना बताया है उतना करना है. 1 और 2 में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट दोनों करने हैं, और लेसन 3 में ओनली यू हैव टू डू अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. इज इट क्लियर नाउ?
लेसन 1 एंड 2 में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट दोनों करने हैं, और लेसन 3 में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट करना है. इज इट क्लियर नाउ? Anything else? Now open page number 31. We'll do this poem, The Laburnum Top. It is written by Ted Hughes, and the poem revolves around a laburnum tree and a goldfinch bird. He notices the yellow leaves of the tree and the seeds on the ground. It appears to be still fleetingly till a goldfinch bird perches on its branch. The poet witnesses the tree come to life as soon as the bird starts chirping. So, ये एक simple poem है. Laburnum is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. जो एक कम हाइट का छोटा पेड़ होता है और उसकी ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं, एंड इट हैज येलो फ्लावर्स. जो उसके बीज हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं. एंड गोल्ड फिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. पीले रंग की एक छोटी चिड़िया होती है. सो द laburnum top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. और सितंबर का टाइम है. laburnum top यानी कि laburnum पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है. इट इज क्वाइट स्टिल. और दोपहर का समय है तो जो येलो सनलाइट उस पर पड़ रही है. वी हैव रेड येलो फ्लावर्स उसके होते हैं और पत्ते भी अभी उसके येलो हो चुके हैं बिकॉज ऑटम आने वाला है, पतझड़ का मौसम. सो द ट्री द लीव्स हैव बिकम येलो और बीज उसके सारे नीचे गिर चुके हैं. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and drilling, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face, identity mask. Then, with airy, delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. इतने में ही वहां पर एक गोल्डफिंच बर्ड जो है वो आती है. पिचिंग चिरप यानी बोलती हुई, जो चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाजें होती हैं. द साउंड ऑफ द बर्ड. और जो अभी तक द ट्री वॉज स्टिल यानी बिल्कुल खामोश वो खड़ा हुआ था, उसके पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, दोपहर का समय था. तो वहां पर एक स्टार्टलमेंट यानी चौंक जाना, अचानक से सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. और उसके जो ब्रांच है उस पर आकर के वो जब बर्ड बैठती है तो एकदम से वो ब्रांचेस हिलने लगती हैं. देन स्लीक एज अ लिजार्ड, फिर धीरे धीरे करके वो उसके आगे की तरफ आती है, अंदर की तरफ. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. और जैसे ही वो उस पेड़ के अंदर की तरफ पहुंचती है ऐसा लगता है जैसे पूरा पेड़ वापस से जीवित हो गया है. इट हैज कम टू लाइफ अगेन.
the movement starts in the tree, in the branches of chitterings and a tremor of wings and trilling, और वो वहां पर अपना अलग अलग ब्रांचेस पर बैठती रहती है। तो उसके उड़ने की आवाजें, जो उसकी बोलने की आवाजें हैं, और वहां पर वो अलग अलग ब्रांचेस पर बैठ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे द ट्री हैज कम अलाइव अगेन। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, it is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to branch end, showing her beard face identity mask. और क्योंकि फ्लावर्स भी येलो हैं और जो ये बर्ड के विंग्स हैं वो भी येलो होते हैं, तो जैसे ही वो अलग अलग ब्रांचेस पर बैठती है, उसके अंदर उड़ती रहती है, तो पूरा ट्री हिलने लगता है, यानी उसमें मूवमेंट होने लगता है। और ऐसा लगता है जैसे कि वो she is the bird is the engine of our family, यानी कि अपनी फैमिली को आगे प्रमोट करने वाली है। she is going to build up a nest in the tree, and जैसे ही वो ब्रांच एंड तक पहुंचती है तो उसका चेहरा हमें नजर आता है, क्योंकि पेड़ में जब तक वो बैठी हुई है तो शी इज unidentifiable because the bird is also of yellow color and the flowers are also of yellow color, और जो लीव्स हैं वो भी अभी इस वक्त येलो हो चुके हैं। तो जब बर्ड अंदर की तरफ बैठी होती है तो वो हम उसको पहचान नहीं सकते। व्हेन इट कम्स टू द ब्रांच एंड, तब उसका चेहरा हमें दिखता है। देन विद एरी delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. और फिर उसी तरह से whistling करती हुई अपनी सॉन्ग, सिंगिंग इट्स सॉन्ग, वो वहां से चली जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से वो लेबनम ट्री जो है वो खाली हो जाता है, यानी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें कि वो था। सो इट इज अ सिंपल पोएम। आ गया या कोई पैराग्राफ दोबारा से रिपीट करना है? जस्ट टेल मी। यस दीक्षिता, सेकंड पैराग्राफ। ओके, जस्ट अ मिनट। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेबनम ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट है। देयर इज नो मूवमेंट इन द ब्रांचेस और इन द लीव्स ऑफ द ट्री, और
येलो लीव्स हो चुके हैं। येलो सनलाइट में वो जो ट्री है वो पूरा का पूरा येलो नजर आ रहा है। और जैसे ही गोल्डफिंच वहां आकर के बैठती है बाय विद अ ट्विचिंग चिरप, यानी चहचहाती हुई, सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे ही वो वहां आकर के बैठती है, ऐसा लगता है कि सब जो पेड़ है वो वापस जिंदा हो गया है। इट हैज कम टू लाइफ अगेन, क्योंकि जैसे ही वो ब्रांच पर बैठती है तो एक जो सडनली जैसे कोई चौंक जाता है उस तरह से ट्री की ब्रांच हिलती है। और फिर वो उस ब्रांच पर धीरे धीरे, जैसे लिजार्ड धीरे धीरे रेंग करके आगे बढ़ती है सिक्कली, तो जो बर्ड है वो धीरे धीरे ब्रांच पर आगे की तरफ, यानी पेड़ के अंदर की तरफ मूव कर रही है। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज द बर्ड इज ऑल्सो येलो and the tree is also yellow. So it looks very beautiful. She enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trilling. और जैसे ही वो उस पेड़ के अंदर की तरफ मूव करती है, ऐसा लगता है जैसे कि एक मशीन स्टार्ट हो गई है। और ऑल द मूवमेंट स्टार्ट्स। उसके बर्ड के जो बोलने की आवाजें हैं, उसके सॉन्ग की आवाजें हैं, उसके जो विंग्स मूव कर रहे हैं, और जिस तरह से वो पूरी ब्रांचेस को हिला रही है, फ्लावर्स को, लीव्स को, तो ऐसा लगता है द होल ट्री स्टार्ट ट्रेमलिंग एंड थ्रिल्स, जैसे कि पूरे पेड़ में मूवमेंट स्टार्ट हो गया है ट्री में। एंड इट हैज कम टू लाइफ अगेन। अभी तक जो बिल्कुल स्टिल और साइलेंट खड़ा हुआ था, उसमें जैसे जान आ गई है उस एक इकलौती बर्ड के आने से। इट इज द engine of a family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face, identity with identity mask. तो ऐसा लगता है जैसे ये मशीन, द मशीन स्टार्ट्स अप, यानी जो अभी तक जो ट्री है, दैट इज जस्ट कंपेयर टू अ मशीन, कि वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल खड़ी हुई थी। और जैसे जो बर्ड है, इट इज द इंजन, तो जैसे ही उसने इंजन को स्टार्ट किया, ये मशीन ने स्टार्ट काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ओनली द पोएट इज ट्राइंग टू depict the beautiful scene, the yellow tree and the yellow bird. तो जब तक बर्ड वहां नहीं आती है, द ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल, एंड एज सून एज द बर्ड अराइव्स देयर, इट कम्स टू लाइफ अगेन। यानी उसमें हलचल स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अभी फिर से वो जिंदा हो गया है। और जैसे ही वो ब्रांच के एंड पर वापस पहुंचती है, तो अभी तक बोथ ऑफ देम आर येलो, तो येलो ट्री में येलो बर्ड हमें दिखाई नहीं देगी, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट। एज सून एज द बर्ड रीचेस टू द ब्रांच एंड, बिल्कुल ब्रांच के एंड पर जब वो पहुंचती है तो हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। इज इट क्लियर नाउ, दीक्षिता? इज इट क्लियर नाउ? तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है
कि पहले जो लेबनम ट्री है वो बिल्कुल जनरली साइलेंट ही रहता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, कोई हलचल कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती है। एंड सेकेंडली ये सितंबर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, जब पतझड़ की तैयारी हो चुकी होती है, तो जो ज्यादातर पत्ते झड़ चुके हैं, जो कुछ बचे हैं वो भी येलो हो रहे हैं। और फिर जैसे ही गोल्ड फिंच वहां आती है तो ऐसा लगता है जैसे उसमें हलचल स्टार्ट हो गई है, एंड द ट्री हैज बिकम अलाइव, इट हैज कम टू लाइफ। अभी तक जो एक डेड बॉडी की तरह स्टिल और साइलेंट खड़ा हुआ था, इट हैज कम टू लाइफ अगेन, एंड पूरा जो ट्री है उसमें हलचल स्टार्ट हो जाती है, चर्पिंग ऑफ द बर्ड एंड इट्स यंग वंस। तो बार बार वो आ रही जा रही है अंदर की तरफ, जहां उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है, वेयर इट हैड लेड इट्स यंग वंस। और थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे ही वो बर्ड वापस चली जाती है, तो जो ट्री है फिर से वो उसी सेम पोजीशन में आ जाता है। इज इट क्लियर नाउ? Now the question answers. What laburnum is called in your language, and which local bird is like the goldfinch? So you just try to find it out. And think it out में है. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? तो beginning और ending बिल्कुल सेम है. Beginning में भी the tree was still and silent, और जैसे ही goldfinch वहां से जाती है, then again it becomes still and silent. Number two, to what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? तो बर्ड का मूवमेंट कंपेयर किया गया है लाइक अ मशीन, एंड द बर्ड इज सिंबलाइज्ड एज द इंजन। तो ये जो पूरा पेड़ है एक रुकी हुई मशीन की तरह है, बर्ड जैसी ही आती है तो उसको इंजन से कंपेयर किया गया है कि इंजन के बिना मशीन नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह से जैसे ही बर्ड वहां एंटर करती है तो ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्ट हो गई है, यानी कि द ट्री हैज कम टू लाइफ अगेन, उसमें हलचल, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं। Why is the image of the engine evoked by the poet? So the same answer is there, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था एक मशीन की तरह, और जैसे ही बर्ड वहां आई तो उसमें आवाजें भी स्टार्ट हो गई, हलचल भी स्टार्ट हो गई। So that is why the image of the engine is evoked by the poet to explain the beauty and importance of the bird. What do you like the most about the poem? So this also you have to answer yourself. What does the phrase her bared face identity mask mean? तो जब तक बर्ड उस ट्री के अंदर की तरफ बैठी हुई है, तो बर्ड इज ऑल्सो ऑफ येलो कलर एंड द ट्री इज ऑल्सो येलो, तो तब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर की तरफ ब्रांच एंड तक आती है, तो हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। विंग्स फिर भी उसके येलो हैं, तो जो विंग्स हैं वो अभी भी येलो लीव्स के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, एंड येलो फ्लावर्स, तो उनमें मिक्सअप हो रहे हैं, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई देता है। Okay, then you have to do this, think it out, 5 questions in your notebook, और इनका आप ढूंढिए, then I'll tell you.
लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये वो पेड़ होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में गोल्डन चेन या गोल्डन रेन बोलते हैं, जिसमें येलो येलो जो फलियां हैं, फ्लावर्स हैं, वो लटके हुए होते हैं। यू माइट हैव सीन देयर, जिसमें नीचे की तरफ हैंगिंग फलियों जैसे वो जो ट्रीज होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, सॉरी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। And which local bird is like the goldfinch, that also you have to see. Okay, then do the question answers of lesson number 3 and these 5 questions of this poem. Is it clear? In the next class, we'll read lesson 4. खुशी, इस पोएम के सिर्फ ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, थिंक इट आउट 1 2 3 4 5. Only this you have to do in the notebook. Okay then, goodbye. We'll meet in the next class.